नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले बात करेंगे वैष्णो देवी में नई टेंशन की। ये खबर आपको बताना हमारी जिम्मेदारी। कैसे वैष्णो देवी ट्रस्ट के पैसे से बने मेडिकल कॉलेज से ही हिंदू छात्रों के खिलाफ कुछ लोग बता रहे हैं साजिश कर दी गई है। लेकिन पहले बिहार की भी बात करेंगे। 10 लाख डिलीट, क्या बंगाल में होने जा रहा है बिहार रिपीट? कवर स्टोरी नंबर 1। कवर स्टोरी नंबर 2, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इमरान खान की हत्या को लेकर बवाल, और टीएमसी की बाबरी कथा की भी बात करेंगे। टीएमसी की बाबरी कथा, जी हां, बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर, आज पोस्टर भी लग गया बंगाल के अंदर पोस्टर। देश नहीं झुकने देंगे में अगली बड़ी खबर, तीसरी कवर स्टोरी जिसकी हम बात करेंगे। तीसरी कवर स्टोरी टीएमसी की बाबरी कथा के बाद वैष्णो देवी में नई टेंशन की बात करेंगे। जी हां, 84% मुस्लिम आरक्षण की बात करना बहुत जरूरी है, उसको लेकर अलग से बवाल मचा हुआ है। और देश नहीं झुकने देंगे में चौथी बड़ी खबर जिसकी बात करना सबसे ज्यादा जरूरी, चौथी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाएंगे, शिखर पर सनातन पड़ोस में मातम, और भारत का जवाब भी आ गया। पाकिस्तान परेशान है। यहां पर राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने से पाकिस्तान बौखला गया, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी खबर मिल रही है, इमरान खान की हत्या कर दी गई है जेल के अंदर, ऐसा दावा अफगानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। अगर यह सच है तो यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अफगान मीडिया का इमरान खान की जेल में हत्या का दावा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है, ऐसा दावा अफगान मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल कई पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, कई ऑफिशियल पोस्ट हैं ट्विटर हैंडल अफगान मीडिया के कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या कर दी गई है जेल के अंदर, यह दावा है। और जेल के बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं, पीटीआई के जो समर्थक हैं, इमरान खान की पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान टाइम्स ने पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है। इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, यह दावा किया जा रहा है अफगान मीडिया की तरफ से। और ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीटीआई के कार्यकर्ता, जेल के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई है। परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बहन उनसे नहीं मिल पा रही है पिछले कुछ समय से। ये सुनिए आप, ये देखिए अलग अलग पोस्ट। अ क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म्ड टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन हैज बीन किल्ड। एक बार हम वो अगर पोस्ट दिखाएं जिसमें दावा किया गया है, क्योंकि ये हालांकि पाकिस्तान इस दावे को खारिज कर रहा है। अलग अलग वहां पर देखिए बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता, ये वो अफगानिस्तान टाइम्स का वो पोस्ट, अ क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान इज कंफर्म्ड। ये देखिए इमरान खान द चेयरमैन ऑफ पीटीआई हैज बीन मिस्टीरियसली किल्ड, संदेहास्पद तरीके से अफगानिस्तान टाइम्स की ये रिपोर्ट है। अब हालांकि इसको डिनाई किया है क्योंकि अफवाह भी हो सकती है, उनका मर्डर हुआ है या इमरान खान की जेल शिफ्ट कर दी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बलूचिस्तान रिपोर्ट्स आर नाउ सरफेसिंग, कुछ तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। हालांकि हम क्लियर कर दें, ये जो है अभी कुछ भी ये सारी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन सारी खबरों को डिनाई कर रहा है। लेकिन कई तरह की खबरें हैं। दावा है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई है, क्योंकि अगर ये हुआ है तो यकीन मानिए पाकिस्तान में हालात और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हत्या के बाद इमरान खान के शरीर को, ये तस्वीर पोस्ट की है ये कि उसके पार्थिव शरीर को जेल से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। उसके पार्थिव शरीर को, इमरान खान की हत्या करके उसके पार्थिव शरीर को, ये दावा है। ये बलोच नेताओं ने ये तस्वीर पोस्ट की है। अफगान मीडिया, बलोच नेता, बहुत तेजी से खबर फैल रही है। मैं बार बार कह रहा हूं ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स है, अभी हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान प्रशासन, पाकिस्तान सरकार इन खबरों को डिनाई कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि शरीर को इमरान खान की हत्या करके उसके शरीर को जेल से हटाकर कहीं और भेज दिया गया है। अपडेट आपको दे दें,
पीटीआई के जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं वो जेल के बाहर पहुंच गए हैं। इमरान खान की हत्या के दावों के बीच बड़ी संख्या में देखिए पीटीआई के कार्यकर्ता रावलपिंडी में जो अडियाला जेल है जहां पर इमरान खान के होने की बात कही जा रही है, अब वो अंदर है नहीं है, उसका मर्डर हो गया, इमरान खान का दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अफगान मीडिया, बलूच के नेता वो कल आधी रात से प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इमरान खान के परिवार वालों से पिछले 1 हफ्ते से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पाई है। ये देखिए आप, परिवार वाले मिल नहीं पा रहे इमरान खान से। इमरान खान का क्या मर्डर हो गया जेल के अंदर? बलूचिस्तान के नेता भी दावा कर रहे हैं कि असी मुनीर ने मरवा दिया है, मुनीर ने मरवा दिया है। मुनीर के लोगों ने जेल के अंदर इमरान खान की हत्या कर दी है। ये देखिए नारेबाजी हो रही है, रिहा करो रिहा करो। एक बार सुनाइए सुनाइए नारेबाजी सुनिए आप। तो बहन मिल नहीं पा रही इमरान खान से, परिवार 1 हफ्ते से नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं लग रहा है इमरान खान अब जिंदा भी है या उसका मर्डर हो चुका है जैसा अफगान मीडिया का दावा है, या उसकी जेल शिफ्ट कर दी गई है, वो अंदर है नहीं है। और बलूचिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा जो करता है वो पोस्ट, उसने भी दावा किया है साहब कि पाकिस्तान की पंजाब जेल के अंदर इमरान खान की हत्या हो गई है, मुनीर ने मरवा दिया है, काफी समय से हिरासत में रखा गया था। हालांकि इमरान खान की हत्या या मौत के किसी भी दावे से पाकिस्तान की सरकार ने इंकार कर दिया है कि ये अफवाह है। पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि हत्या की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद है और अब भी वो जिंदा है। हालांकि परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि अब इस पूरे अपडेट को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो उसका मर्डर हो गया है या उसकी जेल शिफ्ट का ऑर्डर आ चुका है, उसको जेल से शिफ्ट कर दिया गया है। रिहा करो के नारेबाजी हो रही है, बड़ी संख्या में आज़ादी आज़ादी। जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के कार्यकर्ता वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। इमरान खान की मौत के दावों को लेकर पाकिस्तान सरकार ने भले ही सफाई दे दी, लेकिन कुछ बातें हैं साहब जो दावों को बल दे रही हैं, कुछ संदेहास्पद चीजें हैं। पहले ये कि इमरान खान को अपने डॉक्टरों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, अपने डॉक्टरों से भी इमरान खान को नहीं मिलने दिया जा रहा है। एक ये, जबकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ कहा कि जेल में डॉक्टर इमरान खान की नियमित जांच करेंगे। अब अफगान मीडिया दावा कर रहा है इमरान खान को तो मरवा दिया है मुनीर ने। बलूचिस्तान के नेता दावा कर रहे हैं इमरान खान का मर्डर हो गया जेल के अंदर, हत्या करवा दी गई है। इमरान खान का मर्डर हो गया जेल के अंदर, ऐसा दावा है। डॉक्टर्स से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि जेल में डॉक्टर इमरान खान की नियमित जांच करेंगे। दूसरा जो बार बार जिस सवाल उठ रहा है कि जेल में इमरान के वकीलों की एंट्री भी रोक दी गई है, वकीलों की एंट्री रोक दी गई है, डॉक्टर से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि वकील हफ्ते में 2 दिन उनसे मुलाकात कर सकते हैं। वकीलों की एंट्री बंद कर दी गई है, डॉक्टर्स मिलने नहीं दिए जा रहे हैं। और परिवार वालों का दावा है जिसके मुताबिक उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो 1 हफ्ते से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान के परिवार वाले 25 तारीख से पीटीआई समर्थकों के साथ वो जेल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। जेल के बाहर उनका आरोप है कि यहां लाइटें बंद करके उन पर अटैक किया गया है। क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या हो रहा है, क्या वाकई मुनीर ने इमरान को वैसे पाकिस्तान वाले जैसा देश है ना, वहां कुछ भी संभव है। पाकिस्तान जैसे देश में यह संभव है, हो सकता है मुनीर ने मरवा दिया हो इमरान को, जैसा दावा बलूच नेता या अफगान मीडिया कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने डिनाई किया है। चौथी बड़ी वजह यह है जो बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से इमरान के बारे में कोई अपडेट जेल से बाहर नहीं आया, ना ही उनकी कोई नई तस्वीर भी सामने आई। आज एक तस्वीर बलूच नेताओं ने जारी की, वो कह रहे कि ये मर्डर के बाद की तस्वीर है, इसको मार दिया है और दूसरी जेल में इसको शिफ्ट कर दिया गया, उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकाल दिया गया। पहले उनकी लगातार तस्वीरें आती रही। और शक की 5वीं सबसे बड़ी वजह है कि इन हालात के बीच आसिम मुनीर ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है, बताया जा रहा है, जिसमें आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ ही गृह विभाग के अधिकारी शामिल थे, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बड़े राजनीतिक उलटफेर की अटकलें लगाई जा रही हैं। 5 बड़ी ये जो तस्वीर चल रही है, इस तस्वीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, ये तस्वीर पुरानी है नई है, क्योंकि इस तस्वीर को बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बलूच के नेता अफगान मीडिया ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मर्डर हो गया है, जेल के अंदर उनको मार दिया गया है, उनके शरीर को जेल से हटा दिया गया है, और भी क्या कुछ पाकिस्तान से रिएक्शन आ रहे हैं, एक बार हम आपको सुना देते हैं।
एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखो, आपको बता दें, अडियाला जेल के बाहर, रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर हुजूम उमड़ा हुआ है पीटीआई कार्यकर्ताओं का। इस वक्त भी मुझे जानकारी लगातार ये मिल रही है सोशल मीडिया के जरिए, कई एजेंसी के सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जेल के बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में ये अफवाह कह लीजिए, खबर कह लीजिए, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होता हम भी इस खबर को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये खबर आग की तरह फैल रही है पाकिस्तान में कि इमरान खान का मर्डर हो गया है। ये खबर, ये दावा, ये अफवाह भी हो सकती है, ये कोई स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा तेजी से आग की तरह पाकिस्तान में फैल रही है कि इमरान खान का मर्डर हो चुका है, इमरान खान की हत्या हो चुकी है, जेल में उनका मर्डर कर दिया गया है, मुनीर ने मरवा दिया है, बलोच के नेता दावा कर रहे हैं। इसलिए वहां पर बड़ी संख्या में जेल के बाहर आजादी आजादी, रिहा करो, परिवार वालों एक हफ्ते से मिल नहीं पा रहे। और भी क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार सुनाइए। लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, स्टोरी लगातार डेवलप हो रही है इमरान खान के मर्डर के दावे को लेकर। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, दावा है, ये अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अलग अलग जो बाइट्स आ रही हैं, जो बयान है, एक बार सुनिए आप और समझेंगे कितनी गंभीर हो सकती है पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन। सुनिए। घसीटा गया था, आज हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। आज ये हम इनको चैलेंज करते हैं, हाथ किसी को छू कर दिखाए, हम फिर इनके आज वर्दी में हो बगैर वर्दी को इनके ऐसी की तेजी पेरेंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम घसीटेंगे। पिछली दफा इन्होंने वो किया, रात की तारीकी का फायदा उठाया, फिर लाइटें बंद की, फिर ये लोग जो नीच नीच हरकतें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो ये डरे हुए हैं और इनको हमने मजीद डराना है इंशाल्लाह ताला। और वो वक्त करीब है, जल्द ही जो है आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी इस तहरीक को कामयाब बनाने में। तो वो वक्त जो होगा वो फैसला कुन होगा और इस दफा हम जो पुरअमन एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान भर में करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो फैसला करेगा और हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब हमारे साथ होगा। देखिए, पीटीआई के नेता दावा कर रहे हैं, अलग अलग तरह से शक और गहरा होता जा रहा है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, अभी भी मुझे जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान के मर्डर की खबर आग की तरह फैल रही है। बड़ी संख्या में पीटीआई के कार्यकर्ताओं का हुजूम जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा होता हुआ नजर आ रहा है। और जेल के बाहर की क्या तस्वीरें, वहां पर क्या नारेबाजी कर रही है, रिहा करो वाली, अगर ये हम तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि वहां पर लोग धरने पर बैठ गए हैं, परिवार वालों को एक हफ्ते से मिलने नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी नियमित जांच के लिए अंदर नहीं जा पा रहे हैं। एक बार सुनाइए वहां पर क्या नारेबाजी हो रही है रिहा करने की, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। सुनिए। ये हालात पाकिस्तान में रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर है। और क्या क्या रिएक्शंस, नेताओं के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, तो हमारे पास लगातार बाइट्स आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, 2 से 3 बयान है, एक बार उनको सुनिए। कुछ पीटीआई के नेता है, कुछ जेल के बाहर जो लोग खड़े हैं वो क्या दावा कर रहे हैं, इमरान खान के मर्डर को लेकर जो दावा किया जा रहा है। 3 बड़ी बातें हैं, डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, परिवार वाले नहीं मिल पा रहे हैं,
कोई नई तस्वीर नहीं आ पा रही है। एक तस्वीर आई है जो बलूच नेताओं की तरफ से जारी की गई है। इमरान खान का क्या वाकई मर्डर हो गया है, क्या वो जिंदा नहीं है, मुनीर ने मरवा दिया है, या फिर जेल शिफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्या अलग अलग बयान आ रहे हैं वो सुनिए। एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। सीटा गया था, आज हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। आज ये हम इनको चैलेंज करते हैं, हाथ किसी को छू कर दिखाए, हम फिर इनके आज वर्दी में हो बगैर वर्दी को इनके ऐसी की तेजी पेरेंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम घसीटेंगे। पिछली दफा इन्होंने वो किया, रात की तारीकी का फायदा उठाया, फिर लाइटें बंद की, फिर ये लोग जो नीच नीच हरकतें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, तो ये डरे हुए हैं और इनको हमने मजीद डराना है इंशाल्लाह ताला। और वो वक्त करीब है, जल्द ही जो है आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी इस तहरीक को कामयाब बनाने में। तो वो वक्त जो होगा वो फैसला कुन होगा और इस दफा हम जो पुरअमन एहतजाज करेंगे और पाकिस्तान भर में करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो फैसला करेगा और हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब हमारे साथ होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी खबर है। ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अब ग्रैप 2 लागू रहेगा, मतलब दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और ग्रैप 2 लागू रहेगा, मतलब दफ्तरों में, ऑफिसेज में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अब खत्म हो गई है। और साथ ही वो स्कूलों में जो हाइब्रिड मोड था ना, हाइब्रिड मॉडल जो चल रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चे ले सकते थे, वो हाइब्रिड मॉडल अब बंद। दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू किए गए हैं। ग्रैप 3 की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म, स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मॉडल खत्म और ग्रैप 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। अब वो जो अब दिल्ली में जो ग्रैप 2 की लागू की गई है उसकी दो बड़ी मतलब है, 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म और स्कूलों में चल रहा हाइब्रिड मॉडल वो भी अब खत्म हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आज की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में किस तरह से मुस्लिम आरक्षण पर रण छिड़ चुका है, बात अब इसकी। श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में एक विशेष समुदाय को 50 में से 42 सीटें देने पर लगातार बजरंग दल का प्रोटेस्ट जारी है। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में खर्च करो, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में खर्च करो। तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। हिंदुओं का पैसा जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए जो है वो खर्च करने का निर्णय लिया। क्यों नहीं आपने एक रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए इसके अंदर सीटें आरक्षित करने का काम किया? मुल्क में तो आप लोगों की सरकार है। आप लोग मजहब के नाम पे और कितने डिविजन्स चाहते हैं कि हम इस्लामीकरण जो है वो श्राइन बोर्ड का नहीं होने देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जहां पर नौकरियां और बच्चे जो हैं वो बाहर से काफी तादाद में आ गए। सभी लोगों तक ये बात पहुंचानी कि ये अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है, इसको सुधारा जाना चाहिए। मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी। देखिए क्या कहा जा रहा है साहब, इस खबर को बहुत ध्यान से समझिएगा, निचोड़ बताऊंगा। पैसा हिंदुओं का, दान हिंदुओं का, देवस्थान हिंदुओं का, वैष्णो देवी देवस्थान हिंदुओं का, यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे की, तो फिर उसमें 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन क्यों? पिछले कई दिनों से यही तर्क देते हुए हिंदू संगठन माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन देने का विरोध कर रहे हैं। 84
इंस्टीट्यूट कौन सा है? वैष्णो माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स 84%। 84। अब यह विवाद हो गया। बीजेपी के कई नेताओं का हिंदू संगठनों को खुला समर्थन है साहब। 84 मतलब लगभग कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन को लेकर कांग्रेस, पीडीपी और कई मुस्लिम संगठनों और उमर अब्दुल्ला सरकार का क्या कहना है? उनका कहना है साहब कि एडमिशन का आधार मेरिट होना चाहिए ना धर्म और धर्म के आधार पर किसी को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। उमर अब्दुल्ला का तो यहां तक कहना है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदुओं को एडमिशन देने की मांग है तो फिर वो माइनॉरिटी स्टेटस मांगना चाहिए था। माइनॉरिटी, क्योंकि कश्मीर में वहां हिंदू माइनॉरिटी है तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए था। यही तर्क कई मुस्लिम संगठनों का भी है कि भले ही यह यूनिवर्सिटी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से बनी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से बनी यूनिवर्सिटी और 84% मुस्लिम स्टूडेंट्स, उसे चलना तो देश के संविधान के हिसाब से पड़ेगा। यह कहा जा रहा है उमर अब्दुल्ला की तरफ से। बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं का तर्क है कि यूनिवर्सिटी हिंदुओं के पैसे से बनी है, इसलिए उसमें सिर्फ उन छात्रों को एडमिशन मिलना चाहिए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हो। वैसे ऐसा कोई लॉजिक होता नहीं है, मतलब वो तो यूनिवर्सिटी सेकुलर होती है साहब, जब तक उसका स्टेटस, अगर तो स्टेटस है माइनॉरिटी तो बात अलग है। लेकिन ये थोड़ा एबनॉर्मल वहां पर सिचुएशन हो गई है कि वहां 84-90% मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। इसको लेकर विरोध हो रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से कि धार्मिक पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में मुसलमानों का भी पढ़ना क्या गलत है या नहीं है या ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का स्वभाव आध्यात्मिक है। अब सुनिए कौन क्या कह रहा है, फिर मैं आपको खबर समझाऊंगा। सुनिए। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती हैं, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे। देखिए, इस खबर को और सरल तरीके से समझाने के लिए ना मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा। इस पूरे विवाद की ना 3 सबसे बड़े केंद्र हैं, 3 सबसे बड़े विवाद हैं, 3 सबसे बड़े सवाल कह लीजिए। पहला ये, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में 84% मुस्लिम छात्रों को एडमिशन कैसे मिला, एक ये सवाल पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है। दूसरा, हिंदुओं के दान के पैसे से बनी यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को ही एडमिशन मिलना मुश्किल क्यों हुआ। 2, नंबर 3, जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू माइनॉरिटी है तो यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस क्यों नहीं मिल सकता है। ऐसे कई सवाल। और इस पूरे विवाद की कहानी दरअसल तब शुरू हुई जब कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस छात्रों के लिए एडमिशन की लिस्ट आई। एमबीबीएस छात्रों के लिए इस लिस्ट के आते ही हिंदू संगठनों तो आग बबूला हो गए, विरोध। वो तो उन्होंने जब देखा उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का 600 करोड़ की लागत से निर्माण कराया। निर्माण किसने कराया ये भी सुन लीजिए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का 600 करोड़ की लागत से निर्माण कराया। यहां एमबीबीएस के लिए 50 सीटें निकली, 50। अच्छा, 50 में से 42 सीटों पर कश्मीरी मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिल गया, ठीक। बाकी 8 सीटों पर 1 सिख और 7 हिंदू बच्चों का नाम, 50 में से 7 हिंदू बच्चों का नाम एडमिशन लिस्ट में आया। यानी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय से जुड़े 84% बच्चों को एडमिशन और हिंदू और सिख बच्चों को 16% एडमिशन मिला। ये लिस्ट जब बाहर आई साहब, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। ये देखिए आप, हिंदू संगठन के लोग नारे लगे कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर खर्च हो और वैष्णो देवी के भक्तों की पैसों की, श्रद्धा दान के पैसों से बनी यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को एडमिशन नहीं मिल रहा है। कुल 5 केंद्र। पहला जो पूरा विवाद है, इसमें एक तो हिंदू संगठन, एक तरफ जो पार्टीज हैं, एक हिंदू संगठन है, दूसरा साहब स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, तीसरी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर नियम, चौथा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और 5वां नेशनल मेडिकल काउंसिल। इस विवाद में सबका क्या पक्ष है वो आपको बताता हूं। हिंदू संगठनों का कहना है
कि वैष्णो देवी में हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन देते हैं, इसलिए हिंदुओं को हाशिए पर नहीं डाला जा सकता। उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा क्या? 50 में से आप 16%, 7। दूसरा पक्ष स्टेट गवर्नमेंट का है, उमर सरकार, उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के जरिए हुए हैं, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। नियमों के मुताबिक यहां के कॉलेज में 85% सीट्स स्थानीय छात्रों के लिए रिजर्व्ड है। स्थानीय छात्रों के लिए हिंदू छात्रों की संख्या कम होने की वजह से यहां मुस्लिम छात्रों को ज्यादा एडमिशन मिला। ये उमर अब्दुल्ला का तर्क है। तीसरा है सेंटर। मेडिकल कॉलेज की स्थापना में यूजीसी के नियम, जिसके मुताबिक भले ही जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी हैं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जा सकता। यह सुविधा सिर्फ जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जैसे संस्थानों को है, जहां मुसलमानों के लिए करीब 50% सीटें रिजर्व हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेटस है। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी, तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों नहीं? विवाद का चौथा कारण है जो केंद्र है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिसने अभी तक इस मामले को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है। विवाद का पांचवा केंद्र, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। बताया जा रहा है साहब कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने नेशनल मेडिकल कॉलेज के सामने, काउंसिल के सामने प्रस्ताव रखा था कि कॉलेज की सभी 50 सीटें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के जरिए अलॉट हों और एडमिशन प्रक्रिया में मंदिर और उसके भक्तों का ऑल इंडिया कैरेक्टर देखना चाहिए, लेकिन इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के चांसलर LG साहब है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, और इस विवाद को लेकर अभी वहां से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं तो ले लेते माइनॉरिटी स्टेटस। हिंदू संगठनों का कहना है कि इस विवाद में सबसे चिंताजनक भूमिका देश के सिस्टम की है, जो मुस्लिम ईसाइयों को तो शिक्षण संस्थानों को माइनॉरिटी का स्टेटस दे देती है, लेकिन कई स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी होने के बावजूद हिंदुओं के शिक्षण संस्थान कैसे चलाए जाएं, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम क्यों नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया, उसी प्रकार के उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया हुआ है, क्योंकि मूर्ति पूजा द्वारा जो डोनेशंस में आता है वो पैसा वहां पर लगता है, और वहां पर हमारे जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। हम इस्लामीकरण जो है वो श्राइन बोर्ड का नहीं होने देंगे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो जहां पर नौकरियां और बच्चे जो हैं वो बाहर से काफी तादाद में आ गए। जिन्होंने जगह दी है, जिनकी जगह पर ये संस्थान बने हैं, उन बच्चों को कुछ भी नहीं, कटरा के लोगों को फ्री इलाज नहीं, किसी को भी कोई तरह की सुविधा जो है वो फ्री नहीं। और अब बात करेंगे बाबरी पर छिड़े बवाल की। हुमायूं कबीर TMC के नेता, ममता के नेता 6 दिसंबर को मस्जिद बनाने जा रहे हैं जिसका नाम बाबरी, पोस्टर भी लग गए हैं, बात इसकी करेंगे। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन है। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। ये लोग कहते हैं भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है, नहीं, सूडो सेक्युलरिज्म की वजह से भारत का भविष्य खतरे में। वो बाबरी मस्जिद का नींव TMC नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। बाबरी के नाम पर जो था वो ध्वस्त हो गया है। अब कोई भी नया चीज इस देश के अंदर नहीं होगा। हिंदू समाज, सनातन समाज कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, वो पार्टी का कोई उससे कोई संपर्क कभी नहीं है। उसकी जो पीछे है आसन है, पार्टी से कुछ लेन देन नहीं। दोबारा कोई पावर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। देखिए, ममता बनर्जी ने भारत को हिला देने की बात की थी। वो SIR का मुद्दा था, बंगाल को किसी ने छुआ, मेरे तक कोई आया, हिला कर रख दूंगी। ममता देश को हिला देने की बात की थी। ममता के नेता
टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के बड़े नेता हुमायूं कबीर, इन्होंने एक ऐसा दावा किया, वो कह रहे हैं 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस के दिन बंगाल में नई मस्जिद बनेगी, नाम रखूंगा बाबरी। हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबरी मस्जिद मैं बनाऊंगा। यानी जिस विवादित ढांचे, वैसे तो विवादित ढांचा कहना चाहिए, विवादित ढांचे को करीब 33 साल पहले 1992 में जिस दिन कार सेवकों ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया था, उसी दिन 6 दिसंबर हुमायूं कबीर नई बाबरी की आधारशिला रखेंगे। सब कहते हैं कि राजनीति में ना इशारे बहुत अहम होते हैं, मतलब इशारों की भाषा होती है, और टीएमसी के नेता के इस इशारे की टाइमिंग देखिए। कल अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। कल उसी वक्त टीएमसी के नेता ने 497 साल पहले राम मंदिर तोड़ने वाले बाबर की याद में बाबरी का पोस्टर रिलीज कर दिया। पोस्टर आ गया साहब, पोस्टर आ गया है कि बनेगी, इस जमीन पर बनेगी। पोस्टर आ चुका है। इसी को लेकर सवाल है कि क्या ऐसा करके हुमायूं कबीर ने दीदी के वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश की है या बंगाल में उनकी हार का इंतजाम कर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिंदू बहुत सारे मुसलमान भी खुद को उज्बेकिस्तान के बाबर से नहीं जोड़ते हैं साहब। सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि बीजेपी तो राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीती, दूसरी ओर बाबरी मुद्दे ने किसी भी पार्टी को चुनाव नहीं जितवाया। इसलिए बीजेपी का दावा है कि अच्छा ये वो पोस्टर की मैं बात कर रहा था, ये आ गया पोस्टर। ये दरअसल आज मुर्शिदाबाद में ना ये पोस्टर लग गए। आज की खबर जो है वो खबर ये थी, ये पोस्टर लग गए हैं वहां पर। पहले तो बयान दिया गया था और टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर बाबरी का ऐसे जो है पोस्टर लगा दिया कि ये वाली मस्जिद बनेगी और बाबरी मस्जिद मैं बनवाऊंगा। ऊपर लिखा भी है, देखिए बाबरी मस्जिद, नीचे तारीख लिख दी 6 दिसंबर, वो नींव रखने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद की। ये पोस्टर को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी का दावा है कि साहब कि टीएमसी ने बाबर को खुद अपनी पार्टी के लिए वोट कटवा बनवाने की तैयारी कर ली है। टीएमसी ने बाबरी मस्जिद की बात उठाकर बीजेपी को हिंदुओं को एकजुट करने का मौका दे दिया साहब। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ पोलराइजेशन होता है। जब बाबरी बनाने की बात की जाएगी तो हिंदू, राम भक्त, राम का देश, वहां रिवर्स पोलराइजेशन भी होता है। दूसरा, बाबरी के ऐलान से टीएमसी चुनाव से पहले ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में घिर गई है। तीसरा, टीएमसी चुनाव को उसी टर्फ पर ले गई है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। आप समझ रहे हैं? इसके अलावा हुमायूं कबीर ने यह कहकर ममता को हिंदू विरोधी साबित करने का मौका दे दिया है कि 6 दिसंबर को बाबरी के शिलान्यास के दिन ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। ममता की देखरेख में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी बंगाल में। 6 दिसंबर ममता के ऑर्डर पर हो रहा है ये सब कुछ। ये बीजेपी का दावा है। ममता वहां मौजूद रहेंगी, हिंदू तय कर ले बंगाल के। अब टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि वो बाबरी मस्जिद के निर्माण पर भव्य आयोजन करेंगे, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां। बीजेपी कह रही है कि 400 से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। वैसे ने टू मच डेमोक्रेसी सुना है आपने? हमारे भारत में ना लोकतंत्र की अति है, इसलिए इस तरह के दावे भी किए जाते हैं, सिर्फ वोट के चक्कर में। बन्नी बन्नी कुछ नहीं है, सबको पता है। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में जगह जगह बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। एक बार ऐसा करते हैं, हम आपको ना पहले वो सुना देते हैं बयान, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। लेकिन हिंदुओं के लाश पर वो जिस ढंग से राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं। सिर्फ बाबरी नहीं, शुद्धिकरण पर रण थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये लोग को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे।
आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো, এটা মাথায় রেখো। कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रास्ता जिसे बिहार को टांगने का काम किया था, वही रास्ता लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूं। सही नाम होना चाहिए, नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं। पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल। 18 বছর আমি এখানে জমি জায়গা কিনেছি, বাংলাদেশে গরুহাট পারুলিয়া, ওই যে আমার স্বামী, ওই আমার বাড়ি ছিল পারুলিয়া। আমি এখান থেকে 10-15 বছর আগে আছি। हर केस में हमारा पास पूरा रिकॉर्ड है, जो सुसाइड किया है, जो ट्रॉमा में मर गया है, जो बहुत सारे आदमी अभी भी सुसाइड कर रहे हैं। हम तो नहीं चाहते हैं ना। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। इससे देश नहीं डरने वाला, और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा था कि हिलाकर रख दूंगी, और वहां से अब अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, जिसमें अब एक लकीर और बड़ी खींच दी गई है, जिसमें एक आ गया है कि एक तरीके से आग से खेला जा रहा है बंगाल में। ये आग से खेलना होगा। यकीन मानिए, ममता बनर्जी और उनके नेता पिछले कई दिनों से SIR के खिलाफ जो भाषा बोल रहे हैं ना, हिलाकर रख दिया जाएगा, आग से खेलना है, ये संविधान लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नेताओं की भाषा हो सकती है क्या? कभी साहब देश को हिला देने की धमकी, कभी SIR पर दंगों की धमकी, कभी चुनाव अधिकारियों की टांग तोड़ने की धमकी, और अब लेटेस्ट आग से खेल रहे हैं आप लोग। आग से खेलने की धमकी। आग से खेल रहे हैं मतलब नाम काटना, आग से खेलना है। वो कह रहे हैं नाम काटना, आग से खेलना है, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नया वाला बयान आया है साहब। ये भी TMC के नेता हैं। ममता बनर्जी को उनकी पार्टी में नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये सीधे सीधे भड़काने उकसाने का खेल खेलने लगे। और ये मंत्री हैं, कोई और नहीं है, ये मंत्री हैं। कह रहे हैं नाम काटना, आग से खेलना है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम किसके कट रहेंगे? घुसपैठियों के, बांग्लादेशियों के। बांग्लादेशियों से इतना प्यार, नाम किसके कट रहे हैं? घुसपैठियों के, बांग्लादेशियों के, या जो वो वोटर वहां पर नहीं है उन लोगों के। अब आयातित वोट बैंक से इतना प्यार कि TMC के नेता कह रहे हैं आग से मत खेलो, आग से खेलना है, नाम काटे गए अगर। वैसे 10 लाख के आसपास नाम शायद संभवतः डिलीट हो भी गए हैं। 10 लाख नाम डिलीट, यही पूछा जा रहा है बंगाल में क्या बिहार होगा रिपीट। वैसे TMC नेताओं की ये धमकियां ना, मुझे याद आ रहा है वो 370 की समाप्ति के वक्त याद है वो धमकियां दी जाती थी। कहा जाता था कि अगर 370 को हाथ लगा दिया तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मतलब 35 को छेड़ा तो समझो बारूद को छेड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया 370, खत्म हो गया 35 से। ऐसी भाषा अब संवैधानिक तरीके से वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के खिलाफ बोली जा रही है कि बंगाल में SIR के जरिए वोटरों के नाम काटे गए तो आग से खिलवाड़ करने जैसा होगा। TMC बर्दाश्त नहीं करेगी। TMC के मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। साहब हैरानी की बात यह है कि यह गुस्सा उन घुसपैठियों के खिलाफ नहीं है जो बंगालियों का हक मार रहे थे ना साहब। ये तो बंगालियों का हक मार रहे थे ये घुसपैठिए बांग्लादेश के, और अब SIR के डर से सिर पर पैर रखकर भाग रहे हैं उल्टे पांव। उन पर होना चाहिए ना गुस्सा कि अगर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी बंगाल में आया तो आग से खेलना होगा, ये कहना चाहिए था। ये गुस्सा उन बांग्लादेशियों के खिलाफ नहीं है जो देश को धर्मशाला बना चुके हैं। कह रहे हैं नाम काटना, आग से खेलना होगा। नाम तो कटेगा, घुसपैठिया जो होगा कटेगा। जो बंगालियों का हक मारेगा ये तो बंगाल के हक में है ना। जो संसाधनों को चूस रहे हैं, देश में दंगों समेत कई अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, नाम तो कटेगा। मतलब घुसपैठियों पर तो खामोश, लेकिन घुसपैठियों को भगाने वाले SIR के खिलाफ इतना आक्रोश। ऐसा करते हैं 2 दिनों में TMC की सीरियल धमकियां पहले हम आपको दिखा देते हैं, फिर पीछे की इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे, और बीजेपी क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले सुनिए। अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है। लेकिन
सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है, तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है? लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी भी धमकी दे चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि हिलाकर रख दूंगी। साहब, ये सिर्फ ये धमकियां नहीं, जब से देश में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण या घुसपैठियों को भगाने का काम शुरू हुआ है ना, तभी से टीएमसी और खुद ममता बनर्जी बेहद दबाव में है। टीएमसी पर इस दबाव के ट्रेलर खुद उन्होंने पहले रिलीज करने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने 10 अक्टूबर को ममता बनर्जी ने क्या कहा था? बंगाल में एसआईआर हुआ तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। बीजेपी ने दावा किया कि उन्होंने कहा कि दंगा फसाद हो सकता है। उसी दिन ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि बीजेपी आग से खेल रही है, आग से। बंगाल में एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की साजिश की जा रही है। एसआईआर को एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। 4 नवंबर यानी कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के पहले दिन ही ममता ने कहा था, अगर एक भी वैलिड वोटर का नाम कटा तो वो मोदी सरकार गिरा देंगी। जबकि कल ही ममता बनर्जी, उनको वैसे कहना चाहिए था कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी अगर वोटर लिस्ट में आया तो मैं ये कर दूंगी, ये नहीं कहा उन्होंने। आपकी जानकारी के लिए कल ही ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बीजेपी ने बंगाल को छूने या मेरे तक पहुंचे ना तो देश को हिला दूंगी, बीजेपी की जड़ें हिला देंगी वो। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझ पर हमला हुआ, बंगाल को छुआ तो पूरा भारत हिला दूंगी। साहब, ये धमकियों पर बीजेपी की ओर से अश्वनी चौबे ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में जंगलराज को फांसी के फंदे पर लटका दिया ना, उसी तरह बंगाल में भी बीजेपी और बंगाल की जनता मिलकर ममता सरकार के जंगलराज को फांसी के फंदे पर लटका देंगी। इसके लिए वो खुद बक्सर से फांसी का रस्सा लेकर बंगाल जा रहे हैं। एक बार सुनिए, दिलचस्प बयान था जिनका, सुनिए। क्या जरूरत था इतना जल्दी इसको ऐसे पहुंच रहा हूँ, उनको बंगाल की जनता फांसी के रास्ते में संत है, ये लोग को बोलता है जेल में डाल देंगे, आपको नौकरी खा लेंगे। आपका नौकरी कितना दिन रहेगा, पहले आप बचाओ। कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रास्ता जिसे बिहार को टांगने का काम किया था, वही रास्ता लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूँ। उनको बंगाल की जनता फांसी के रास्ते में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। और बंगाल में अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के मामले में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान का भारत ने करारा जवाब दे दिया है। ये एक बड़ी खबर है, जो धर्म ध्वजा मामले में पाकिस्तान को भारत का जवाब आ गया है। अच्छा, ये आधिकारिक जवाब है विदेश मंत्रालय का। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि वो अपने खोखले उपदेश देने की बजाय अपने अंदर झांके और पाकिस्तान में मानवाधिकार के खराब हालत की चिंता करे। विदेश मंत्रालय दरअसल धर्म ध्वजा को लेकर जो लहराई गई थी, जो पताका लहराई गई थी शिखर पर, उसको लेकर पाकिस्तान का रिएक्शन आया था। पाकिस्तान इंडिया को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़ी खबर है, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था, चिंता जाहिर की थी, मुसलमानों पर दबाव बनाने वाला बता दिया था। जो राम मंदिर की जो शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई थी, उसको मुसलमानों पर दबाव बनाने वाला बताया था। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये तस्वीरें 497 साल के संकल्प के पूरा होने की। ये तस्वीरें पीढ़ियों की पथराई आंखों में चमक लौटने की। ये तस्वीरें सनातन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 674 दिन बाद 25 नवंबर 2025 का दिन अब सनातन और संस्कृति के लिए मील का पत्थर बन गया है। त्रेता युग में जिस दिन भगवान राम और मां जानकी का विवाह हुआ, युगों बाद उसी विवाह पंचमी के दिन अयोध्या में
भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। भारत के पुनर्जागरण का ध्वज, सनातन के गौरव का ध्वज और सदियों की आकांक्षा का ध्वज। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। वैसे तो धर्म ध्वजा की ये तस्वीरों को देश ही नहीं दुनिया ने देखा, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क को ये तस्वीरें शूल की तरह चुभ रही हैं। राम मंदिर पर फहराते ध्वज ने पाकिस्तान को आग बबूला कर दिया। वो इतना बौखलाया हुआ है कि उसने संयुक्त राष्ट्र तक से रोना शुरू कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बिलखते हुए बयान जारी किया। पाकिस्तान ने इसे भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर दबाव बनाने वाला और हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने वाला बताया है। यही नहीं, अपने ही मुल्क में बार बार लोकतंत्र का गला घोटने वाले पाकिस्तान ने इसे भारत के लोकतंत्र पर खतरा भी बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए